Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorial. Here I am with the continuation of the sample paper which I had taken up yesterday. Section A मैंने करा दिया था, आज मैं आपको Section B कराऊंगा. आइए साथ में solve करते हैं. Section B. The price of steel, a key raw material, has increased significantly in the first quarter of the year. Price of raw material has increased significantly in the first quarter of the year. As a result, the automobile manufacturers have raised the prices of the car and truck to offset the higher production cost. Additionally, some companies are even considering further price hike in the coming month. How will this affect the supply of automobile with the increased production cost? Very simple. हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारा cost of प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. सो इट विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई इज योर आंसर. यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट में यहां बना रहा हूं. Initial price, initial quantity, this is your initial supply. Due to increased production cost, the quantity supply will decrease. S1, S1. So it will cause a leftward shift in the supply curve. ठीक है? चलिए next one. A teacher earns 5,000 when he is teaching 100 students. As a result of shift in the place of coaching center, now he is earning 45,000 when he has 90 students. Calculate the price elasticity of डिमांड. ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी, न्यूमेरिकल वाले वीडियो में भी किया है, बट यहाँ पे फिर से कर दे रहा हूँ. अ टीचर इज अर्निंग, उसका इनकम, इनिशियल इनकम है 50,000 जब वो 100 स्टूडेंट्स, Q0 क्वांटिटी 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है. सो हाउ मच इज द टीचर चार्जिंग, व्हाट इज द प्राइस? इट इज 50,000 इनकम डिवाइडेड बाय जितने बच्चे हैं 100, विच इज ₹500. ठीक है, द टीचर इज चार्जिंग 500 रुपीज. नाउ ड्यू टू द शिफ्ट इन द प्लेस ऑफ कोचिंग सेंटर, द टीचर इज अर्निंग 45,000. तो अभी उसका प्राइस कितना है? सिंस उसका इनकम अभी 45,000 हो गया और 90 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भी उसका प्राइस अभी भी 500 है. देयर इज नो चेंज इन प्राइस. सो इलास्टिसिटी क्या निकलेगा? ED इज इक्वल टू, वी नो, चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस बाय चेंज इन प्राइस. तो यहां चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? 10, क्योंकि 100 स्टूडेंट से 90 स्टूडेंट, Q1 हो गया, सो 10 का चेंज है. ओरिजिनल कितने थे स्टूडेंट्स? 100 इनटू प्राइस कितना है उसका? ओरिजिनल 500 बाय चेंज इन प्राइस कितना हो गया? 0. सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू 50 by 0 is infinity, right? Anything divided by 0 is undefined, infinity. Besides, हम लोग क्या जानते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? दैट कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर टू परचेज एट वन पर्टिकुलर प्राइस. तो यहां तो प्राइस चेंज हुआ नहीं, 500 का 500 है, क्वांटिटी उल्टा रिड्यूस हो गया. सो इट विल बी परफेक्टली इलास्टिक, अनडिफाइंड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. इफ द इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी X इज ग्रेटर देन 1, so ED is greater than 1, how will it impact the consumer's total expenditure if the price of X decreases? So if the price of X decreases and elasticity is greater than 1, आप डायग्राम याद करिए, क्या था एक्सपेंडिचर का? यहां था आपका एक्सपेंडिचर और यहां था आपका क्वांटिटी. कुछ इस तरीके से डायग्राम था, याद है आपको? ये था ED ग्रेटर देन 1, ये था ED इक्वल टू 1 एंड दिस वन वाज ED लेस देन 1. सो रिलेटिवली इलास्टिक के केस में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स. यहां पे एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड यहां पे देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन. ठीक है, सो क्या बोल रहा है? इनवर्स रिलेशन के हिसाब से इफ इट इज ग्रेटर देन 1, अगर प्राइस रिड्यूस हुआ है तो फिर आपका एक्सपेंडिचर फॉर X इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज ग्रेटर देन 1. इट इज इलास्टिक डिमांड. ठीक है, दिस इज थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड. चलिए
Two IC can never intersect each other. Justify. Yes, it is true that two indifference curve can lie close to each other, but they can never intersect each other. आइए देखते हैं, समझते हैं क्यों. क्योंकि दो अलग इंडिफरेंस कर्व दो अलग लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन बताते हैं, राइट? So this is your good Y. This is your good X. Two different indifference curve shows two different level of satisfaction. That any combination on the higher indifference curve is preferred to combination on the lower indifference curve. So A is preferred to B. Agreed? तो इस लॉ को पकड़ते हुए अगर दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर जाए तो उसका आउटकम क्या निकलेगा? दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व 1 एंड दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व 2. ठीक है, मान लेते हैं ये है कॉम्बिनेशन B और ये है कॉम्बिनेशन A और ये है कॉम्बिनेशन C. हम लोगों ने क्या सीखा है? दैट कोई भी कॉम्बिनेशन जो कि सेम इंडिफरेंस कर्व पे अगर रहेगा तो कंज्यूमर उन कॉम्बिनेशन में इनडिफरेंट होता है. इनडिफरेंट मतलब कि उसको सेम सैटिस्फैक्शन मिलता है. बट वहीं अगर कंज्यूमर अलग अलग इनडिफरेंस कर्व पे रहेगा, IC1, IC2 एंड IC3, तो जो हाईएस्ट इनडिफरेंस कर्व में कॉम्बिनेशन है वो कंज्यूमर को ज्यादा सैटिस्फैक्शन देगा, राइट? C विल बी प्रेफर्ड टू B एंड B विल बी प्रेफर्ड टू A. तो इसी को पकड़ते हुए अगर हम लोग ट्रांजिटिव लॉ से निकाले तो हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले शुरू कर सकते हैं इन IC1. वी कैन सी दैट A और C सेम इंडिफरेंस कर्व में, तो कैन वी राइट दैट A इज इंडिफरेंट टू C. एंड देन इन IC2 वी कैन सी दैट B और C सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, तो आई कैन राइट दैट B इज इंडिफरेंट टू C. सो बाय द लॉ of transitivity, by the law of transitivity, common cancel, बचा A is indifferent to C. However, अगर हम लोग ऊपर नजर घुमाएं तो हम लोग देख रहे हैं कि A हायर इंडिफरेंस कर्व पे है और B लोअर इंडिफरेंस कर्व पे. So A is preferred to B since A lies on हायर इंडिफरेंस कर्व. तो ये दो अलग कंक्लूजन कैसे मिल रहा है? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि A और C में सेम सैटिस्फैक्शन है और एक तरफ आप बोल रहे हैं लेकिन A इज प्रेफर्ड टू B. So we are getting two different conclusion and therefore this is not possible. It is absurd. अगर theoretically बोले तो if two different indifference curve will show two different level of satisfaction, then if they intersect at a common point corresponding to the intersection, it will show a same level of satisfaction, which is not possible. आप खुद अपना स्टेटमेंट में बोल रहे हो कि दो अलग इंडिफरेंस कर्व दो अलग सैटिस्फैक्शन देते हैं, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, अगर वो इंटरसेक्ट कर गया तो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो सेम सैटिस्फैक्शन देगा. तो ये कैसे पॉसिबल है? दो अलग स्टेटमेंट कैसे आ रहे हैं? ठीक है, सो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस जस्टिफाइड. डायग्राम को यूज करिएगा एंड ट्रांजिटिव लॉ से इसको जस्टिफाई कर दीजिएगा. What problem typically emerges when the price ceiling is set by the government below the equilibrium price? So price ceiling generally कहां लगाया जाता है? YOX quantity price. This is my initial demand. This is my initial supply. This is my point of equilibrium. This is P0 and Q0. Price ceiling को हमेशा नीचे सेट किया जाता है, यहां पे मैक्सिमम प्राइस परमिटेड. किस लिए लगाया जाता है? कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि टू इंश्योर दैट सेलर्स डू नॉट चार्ज मोर देन व्हाट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड फॉर द प्रोडक्ट. ठीक है, सो यहां पे प्राइस सीलिंग को सेट किया जाता है. नाउ व्हाट प्रॉब्लम टिपिकली इमर्जेस व्हेन द प्राइस सीलिंग इज सेट below the equilibrium price?
it leads to point A से D, it leads to excess of demand. So what problem is the problem of excess demand? And दूसरा problem shortage. ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द मार्केट. ठीक है, डिस्कस टू अप्रोचेस दैट कैन बी यूज्ड टू नाउ. क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे. डिस्कस टू अप्रोचेस दैट कैन बी यूज्ड टू एलोकेट द स्केर्स गुड इफेक्टिवली व्हेन द प्राइस सीलिंग इज इन प्लेस. इन दैट केस क्या दो अप्रोचेस होगा. सबसे पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड यूज किया जाएगा. क्योंकि शॉर्टेज है प्रोडक्ट का इसीलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. नहीं तो दूसरा एलोकेशन अकॉर्डिंग टू सेलर्स प्रेफरेंस. ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग मत यूज करिएगा या फिर आपका रैशनिंग मत. हाँ, रैशनिंग फिर भी हम लोग लिख सकते हैं. तीसरा हो सकता है रैशनिंग, कि सरकार राशन कार्ड्स इश्यू कर देगा लो इनकम ग्रुप को एंड उनको बोलेगा आपको ये प्राइस पे फेयर प्राइस शॉप से यानी कि राशन शॉप से आके आपको इस प्राइस में गुड्स अवेलेबल हो जाएगा. नहीं तो फिर सेलर्स एलोकेट करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे. जो पहले आएगा उनको प्रोडक्ट मिलेगा. नहीं तो दूसरा अपने हिसाब से उनको जिनको मन करेगा देने का वो लोग खुद बांटेंगे उस प्रोडक्ट को. ठीक है, नेक्स्ट वन. Walk down through any US supermarket, one would come across rows of similar yet different food products competing for attention. As new flavors fill store shelves, consumers are buying them often at the expense of the original product market share. Competition among new variety has kept product markets mostly unchanged, markup mostly unchanged, identify the form of market. Now, if you walk down through a US supermarket, you will come across variety of product which are close substitute of each other but not perfect substitute. तो ये कौन सा मार्केट हो गया आपका monopolistic. ठीक है, this is monopolistic competition where there are large number of sellers but not as large as perfectly competitive market. Explain three distinctive features of this market. We can say large number of sellers. दूसरा we can say differentiated product. एंड तीसरा वी कैन से सेलिंग कॉस्ट. ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यूज करके लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का कोशिश करते हैं. दे सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, अलग है एक दूसरे से, ब्रांड, कलर, पैकेजिंग, प्राइस, टेस्ट, डिजाइन, हर चीज में. एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एट द सेम टाइम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. How does the following affect the supply of a commodity? Effect of flood on the supply of fruit. So natural factor है, अगर flood आ गया तो फिर एग्जिस्टिंग सप्लाई जो है हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा. S1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ठीक है, P0 Q0 Q1 there will be a leftward shift in the supply due to flood. And second, if there is an increase in subsidy, सरकार आपको छूट दे रहा है टैक्स के ऊपर, तो सब्सिडी की वजह से प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा एंड देयरफॉर दे विल बी इन अ पोजीशन टू सप्लाई more even at the same price. So सब्सिडी के लिए हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट. ठीक है, इसके लिए होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसके लिए होगा राइटवर्ड शिफ्ट. आई होप दैट इज क्लियर. नेक्स्ट, cite any two differences between return to a factor and return to a scale. Now return to a factor and return to a scale क्या है? It is a short run phenomenon. Right, it happens in short run. And जबकि return to a scale is about long run phenomenon. दूसरा, return to a factor में only one input, that is labor, is variable, while others are fixed, others are constant. And यहाँ होगा all inputs, सारे factors are variable. ठीक है, सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं. चलिए नेक्स्ट वन. व्हाट इज शॉर्ट रन? व्हाई इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व? एसी कर्व, यू शेप्ड.
Average cost curve is U-shaped. U-shaped yani it initially decreases and then eventually increases, right? And this happens due to law of variable प्रोडक्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन की वजह से, सॉरी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से, प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की वजह से जब मोर एंड मोर ऑफ लेबर्स आर एम्प्लॉयड, हमें पहले मिलता है इंक्रीजिंग रिटर्न एंड देन मिलता है डिक्रीजिंग रिटर्न. एंड इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब हुआ कि कम लेबर ज्यादा प्रोडक्शन बोल के हमारा जो कॉस्ट है इनिशियली रिड्यूस होता है. सो इट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न फर्स्ट एंड देन जब मोर एंड मोर लेबर्स आर एम्प्लॉयड, डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट्स टू ऑपरेट, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस. सो एसी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न. ठीक है. सो द बिहेवियर ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व फॉलोज फ्रॉम द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड दैट इज व्हाई इट इज यू शेप. It initially falls due to increasing return and then eventually rises due to decreasing return to the variable factor. चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं. आइए, कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट. हमें क्या क्या दे दिया है? हमें फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है एंड हमें मार्जिनल कॉस्ट दे दिया है. तो हम लोग जानते हैं कि अगर मार्जिनल कॉस्ट को सम अप करेंगे तो टोटल वेरिएबल आ जाएगा एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर ऐड करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ जो कि दिया है तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. तो चलिए निकालते हैं टीवीसी एंड देन टीसी. क्या आ जाएगा? पहला टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा आपका 0 लेवल के लिए. 0 प्लस 40 विल बी 40 प्लस 35 विल बी 75 प्लस 30 विल बी 105 एंड देन प्लस 25 विल बी 130 एंड देन 150. ठीक है. और इसको फिक्स्ड कॉस्ट के साथ ऐड करते जाइए तो आपका आ जाएगा 30,000, देन आ जाएगा आपका 30,000 40, देन आ जाएगा आपका 30,075, देन आ जाएगा आपका 30,001, 30,105, देन आ जाएगा आपका 30,130 एंड देन आ जाएगा 30,150. ठीक है. तो ये हो गया आपका आंसर टीवीसी एंड टीसी. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई वेदर द डिमांड फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी इलास्टिक और इनइलास्टिक एंड गिव रीजन फॉर द सेम. नेक्स्ट, इफ प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर कॉफी अडिक्ट. कॉफी अडिक्ट हो गया हैबिट्स. सो जो भी कंज्यूमर हैबिचुअल होते हैं कोई प्रोडक्ट को लेके, उनके लिए डिमांड होगा उनका इनइलास्टिक. ठीक है. इट विल बी इनइलास्टिक यानी कि वो लोग शिफ्ट नहीं करेंगे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, रादर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस दे विल कंटिन्यू टू परचेज इट. मे बी थोड़ा सा डिमांड कम कर देंगे बट देन अगेन दे विल स्टिक टू इट. इट विल बी इनइलास्टिक. सेकेंड, इफ द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर रिड्यूसेस. एयर कंडीशनर क्या है आपका? इट्स बेसिकली लग्जरी बुक के हिसाब से, लेकिन आजकल तो हम लोग उसको कंफर्ट में लेते हैं, बट ठीक है. So if there is a reduction in the price of air conditioner, and हम लोग जानते हैं that luxuries के लिए कैसा डिमांड होता है? Elastic. So how will it affect the demand for the same? The demand will increase. ठीक है. Since it is elastic, therefore the response of change in demand will be higher than that of price. So इसके लिए हो जाएगा ED less than 1, इसके लिए हो जाएगा ED greater than 1. This should be your answer. चलिए moving to the next question. State the relationship between total variable cost and marginal cost. हम लोग क्या जानते हैं? That marginal cost हम लोग निकाल सकते हैं TVC n minus TVC n minus 1, right? Change in the total variable cost. And अगर हम लोग marginal cost को sum up कर दे, summation of MC will give us total variable cost. So दोनों में of course relation है. ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट. आप यहां से जहां से स्लोप चेंज हुआ है लाइन खींचेंगे. ठीक, इसके नीचे एक और ग्राफ बनाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे. मार्जिनल डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस. एंड अब रिलेशनशिप बताना है. रिलेशनशिप ये होगा दैट एज लॉन्ग एज मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट.
ठीक है. When marginal cost is increasing, total variable cost increases at an increasing rate, and when marginal cost is at its minimum, total variable cost changes its slope. ठीक है, total variable cost changes its slope. क्लियर. सो ये हो जाएगा आपका 3 रिलेशनशिप. चलिए नेक्स्ट. Diagrammatically show the effect of the following changes on the equilibrium price and quantity when too many suppliers join the industry. We start with the initial equilibrium, where this is my initial demand, this is my initial supply, this is my initial equilibrium, Q0, P0. When too many suppliers join the industry, so market supply आपका increase हो जाएगा S से S1, as a result of which it will lead to E से A तक excess supply and a surplus of goods, unsold surplus, due to which नया इक्विलिब्रियम यहां आके इंटरसेक्ट करेगा E1, जहां आप देखेंगे कि प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे एंड क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा. दिस शुड बी योर फर्स्ट वन ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, फर्स्ट केस सिनेरियो. ठीक है. एंड सेकंड, इफ कंज्यूमर्स रिबेल अगेंस्ट द कमोडिटी, नोकिया कुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल. कि नोकिया को बहुत घमंड था कि मैं तो भाई अपने नाम से ही चलता हूं, एंड जब एंड्रॉइड आया लोगों ने नोकिया के खिलाफ जम के रिबेल किया, तो इन दैट केस डिमांड, supply, initial equilibrium Q0, initial price P0. Now if the consumers rebel against the commodity, that means उनका demand कम हो रहा है, so demand decreases from DD to D1 D1, as a result of which अब क्या हो रहा है, ये point तक this shows an excess supply again, and then again there is a surplus, unsold surplus of inventory, as a result of which equilibrium नीचे आ जाएगा यहां पे, जहां आप देखेंगे कि प्राइस भी रिड्यूस हो गया एंड क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गया. ये होगा आपका सेकंड केस सिनेरियो. ठीक है. यहां पे सप्लाई इंक्रीज होगा पहला वाला, एंड दूसरा में डिमांड डिक्रीज होगा. उसके हिसाब से आपका ग्राफ पे क्या इफेक्ट आएगा आपको बताना पड़ेगा. क्लियर. Next one, differentiate between monopolistic and monopoly market on the basis of types of product. Now monopolistic में कैसा product है, differentiated product है, जबकि monopoly में कैसा product है, exclusive without close substitutes. यानी कि मोनोपोली में देयर इज एन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, आपको लेना ही पड़ेगा वो जो भी बेच रहा है. एंड अगर दूसरा का डिमांड कर्व का बात करें, तो मोनोपोलिस्टिक का डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इलास्टिक, ग्रेटर देन 1, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. कि अगर प्राइस, ये इनिशियल प्राइस है, इनिशियल क्वांटिटी है, कि प्राइस अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे खरीदने के लिए. सो चेंज इन क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस. ठीक है. इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट. वहीं अगर मोनोपोली का बात करें, मोनोपोली के लिए डिमांड कर्व होगा इनइलास्टिक, ईडी लेस देन 1. अगेन इट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. Absence of substitute, that is P0 Q0. प्राइस अगर बहुत ज्यादा भी कम हो जाए तो भी थोड़ा सा ही डिमांड इंक्रीज होगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे थे वो लोग तो कंज्यूम कर रहे थे. उल्टा जो लोग नहीं कंज्यूम कर पा रहे थे ड्यू टू हायर प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन प्राइस, दे विल बी एबल टू कंज्यूम नाउ. सो इसीलिए थोड़ा सा ही डिमांड चेंज होगा. सो इट हैज इनइलास्टिक डिमांड. ठीक है. रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. Got it? A firm can continue production despite making losses when. आइए इसका ग्राफ बताते हैं आपको. सबसे पहले this is your average variable cost, this is your average cost,
एंड दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, मिनिमम पॉइंट से काटते हुए, राइट। लॉस का डायग्राम आपको बनाना है। प्राइस अगर यहां कहीं पे है, चार्ज हो रहा है P0, P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। नाउ ये बनेगा आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर MR इज इक्वल टू MC। इस लेवल पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट से नीचे है, सो हियर प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, सो फर्म इज मेकिंग अ लॉस। कितना का लॉस? ये आपका लॉस है। बट सिंस ये प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है, सो इफ प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट इंप्लाइज दैट लेबर का तो पूरा कॉस्ट कवर अप हुआ, साथ ही साथ थोड़ा सा सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो कवर्ड अप, एंड देयरफॉर फर्म कैन कंटिन्यू प्रोडक्शन डिस्पाइट मेकिंग लॉसेस। सो कंडीशन क्या होगा फॉर लॉसेस? सिंस प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, यानी कि P equal AR, price equal average revenue is less than average cost, so firm makes a loss. But if P equal AR is at least greater than AVC, in that case it can continue production despite making losses. Loss होने के बावजूद भी it can continue the production, ठीक है? This should be your answer. I hope this is clear. Now I'll come up with the third part जिसमें मैं आपका section C भी पूरा clear कर दूंगा. And if you are liking my videos and content, then please do like, share, subscribe. मैंने अभी भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. प्लीज सब्सक्राइब करिए. It gives me motivation to make more such exclusive content and insight content like this. ठीक है? So please, insightful content like this. So please do like, share and subscribe and share it with your friends for more such amazing content. Have a great time preparing for your examination. Bye-bye.